लड़ाई झगड़ा मारपीट के वारदातों में चोटहिल द्वारा थाने में एफआईआर दर्ज कराकर मुलजिम को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए मजबूत प्रार्थना पत्र कैसे लिखना होगा। इसके अलावा ये कि मौकाए वारदात को अंजाम देने वाले मुलजिम के ऊपर अब बीएनएस की कौन सी धारा लगाई जाएगी। इसके अलावा मुलजिम को कितनी सजा मिलेगी। मजबूत प्रार्थना पत्र लिखने के लिए 9 के फार्मूला क्या है। मुलजिम को जमानत कितने दिनों में मिल जाएगी। इसका ट्रायल किस कोर्ट में चलेगा। चिट्ठी मजरूबी मजरूब या मजरूबा को कैसे मिलेगी। मेडिकल रिपोर्ट से क्या फ़ायदा होगा। और अगर चोटहिल के प्रार्थना पत्र पर पुलिस एफआईआर दर्ज करने के बजाय एनसीआर दर्ज कर ले तो इसे कैसे बदलवा सकते हैं, सब कुछ बताएंगे इसी वीडियो में। बस आप बने रहेगा मेरे साथ वीडियो के अंत। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि 9 के फार्मूले को अप्लाई करके एक मजबूत प्रार्थना पत्र आपके लिए हम लिख करके लाए हैं। लेकिन दोस्तों इस प्रार्थना पत्र का एक समग्र विश्लेषण करने से पूर्व आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं कि इस प्रार्थना पत्र के सभी पात्र, स्थान, काल एवं घटनाएं काल्पनिक हैं। अगर ये किसी व्यक्ति, स्थान, काल, घटनाओं से मेल खाते हैं तो ये एकमात्र संयोग कहा जाएगा। दोस्तों थाने में आपको एक मजबूत एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक लिखित में प्रार्थना पत्र इस तरह के सादे कागज पर, जो कि A4 साइज का होता है, इस पर लिखकर देना होता है। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको ये बताते हैं कि एक मजबूत एप्लीकेशन कैसे लिखा जाता है। तो दोस्तों ये मारपीट से संबंधित एफआईआर दर्ज कराने के लिए एक प्रार्थना पत्र है। तो यहाँ पर हम इसको लिखते समय 9 के जो फार्मूला है उसका ख्याल रखेंगे और आपको बीच बीच में बताते भी रहेंगे कि वह कौन से 9 तत्व होते हैं जो अगर आपके एप्लीकेशन में आ जाते हैं तो आपकी एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। आपने अक्सर बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि हमने एक एप्लीकेशन दिया था थाने में और उस पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। तो उसके कई कारण हो सकते हैं, लेकिन एक प्रमुख कारण ये भी हो सकता है कि आपका जो प्रार्थना पत्र है वो ढंग से लिखा ना गया हो। तो चलिए आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि वह कौन से 9 तत्व हैं जो आपके प्रार्थना पत्र में जरूर से आ जाने चाहिए। तो नंबर 1 है कब, यानी कि घटना का समय और तारीख क्या है। नंबर 2 है कहाँ, यानी कि घटना कहाँ पे घटित हुई है, उसकी जानकारी आपको देना होता है। नंबर 3 है कि अपराध किस व्यक्ति ने किया है, उसका नाम ज्ञात है कि अज्ञात है। अगर उसका नाम ज्ञात है तो उसका नाम लिखाना चाहिए और अगर नहीं पता है तो अज्ञात में उन सब का नाम लिखाना चाहिए। नेक्स्ट है किसको, यानी कि अपराध किसके साथ किया गया है। जिसके साथ अपराध किया गया है उन सभी का नाम आपको लिखना होता है। नेक्स्ट है कि किस लिए, यानी कि ये अपराध किस लिए किया गया है। नेक्स्ट है किसके सामने, यानी कि गवाह। और अगला है किससे, यानी कि जो भी अपराध किया गया है उसके लिए किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया गया है। लाठी से, डंडे से, राड से, पिस्तौल से, हाकी से, ईंट से, चैन से, या फिर अगर धोखाधड़ी का मामला है तो धोखाधड़ी किस पर की गई है। स्टाम्प पेपर पर, लेटर हेड पर, इंटरनेट पर, मोबाइल पर, किस पर की गई है, इसको भी लिखना जरूरी होता है। अगला है किस प्रकार, यानी ऑफेंस का मैनर क्या था। और नेक्स्ट है कि क्या किया, यानी कि जब ये घटना घटी उसके बाद में आपने क्या किया। आप थाने में आए कि पहले चोटहिल को अस्पताल ले गए, ये सभी चीज़ें आपको अपने प्रार्थना पत्र में लिखना होता है। दोस्तों इस प्रार्थना पत्र के 3 भाग हैं। एक तो ये सबसे ऊपर वाला भाग जिसे हम हेडर पार्ट कहते हैं, इसमें हम सारे पर्टिकुलर्स, उन्वान, टाइटल लिखते हैं। ये बीच वाला बॉडी पार्ट होता है जिसमें हम अपना मेन थीम या मुख्य विषय लिखते हैं। और ये सबसे नीचे वाला फुटर पार्ट होता है जिसमें हम एड्रेस और अन्य पर्टिकुलर्स लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ ऊपर लिखेंगे सेवा में, कॉमा लगाएंगे, श्रीमान प्रभारी निरीक्षक महोदय। दोस्तों यहाँ पर आप श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इसके नीचे लिखेंगे थाना, जो आपका थाना हो वो आप लिखेंगे। यहाँ पे हमने थाना रामपुर लिख दिया है।
जनपद जौनपुर लिखा है। आपका जो भी जनपद हो वो आप लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173 BNNS। इसके बाद महोदय के बाद कॉमा लगाकर लिखेंगे कि निवेदन है कि प्रार्थी मोनू पुत्र श्री सोनू निवासी शांतिपुर थाना रामपुर जनपद जौनपुर का निवासी है। यानी कि सबसे ऊपर जो शिकायतकर्ता होता है उसका परिचय दिया जाता है कि उसकी बल्दियत क्या है, कहाँ का निवासी है। आगे है कि मेरे पड़ोसी लालू पुत्र श्री कालू और मेरे भतीजे सोहन पुत्र श्री मोहन के बीच कल दिनांक 30/10/2024 को शाम के समय खेत का तार खोलने को लेकर विवाद हो गया था। उसी रंजिश को लेकर विपक्षीगण आज दिनांक 1/11/2024 को समय 7:30 बजे सुबह अपने चाचा रामदीन पुत्र दुखहरण, भाई जगतपाल पुत्र रामपाल और भतीजा राम भवन पुत्र रामलाल के साथ लाठी डंडा से लैस होकर खेत में आ गए। यानी कि इसमें जो झगड़ा की जड़ है वो पुरानी रंजिश है, जो एक दिन पहले खेत का तार खोलने को लेकर विवाद हुआ था। प्रार्थना पत्र में तिथि का और समय का उल्लेख करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तिथि में आपको दिन महीना साल लिखना जरूरी होता है और समय में सुबह शाम कब की घटना है ये लिखना जरूरी होता है। तो 7:30 बजे सुबह की ये घटना है। तो इसमें मौकाए वारदात को अंजाम देने वाले जो मुलजिम हैं, एक तो लालू हो गए, दूसरे उनके चाचा रामदीन हो गए, तीसरे उनके भाई जगतपाल हो गए और चौथे उनके भतीजा राम भवन हो गए। इन्होंने क्या किया, यानी ये लोग किस तरह से घटना को अंजाम देने आए थे, लाठी डंडा से लैस होकर। घटना कहाँ की है, तो फरियादी के खेत की ये घटना है। उसके खेत में सभी आरोपी आ गए थे। अब ये लोग आए तो क्या अपराध किए, पहला तो इन्होंने भद्दी भद्दी गालियां देना शुरू कर दिया। किसको गाली दिया, सूरज को दिया। जब सूरज ने इस गाली गलौज का विरोध किया, यानी कि जब सूरज ने कहा कि गाली गलौज मत करो, तब उक्त सभी लोग यानी ऊपर के जो चारों मुलजिमान थे ये सभी लोग एक राय होकर, यानी घटना को किस तरह से इन्होंने अंजाम दिया है, सब लोग एक साथ मिलकर और फिर क्या किए, लात मुक्कों लाठी डंडों से किसको मारने लगे, सूरज को मारने लगे। यानी कि इस वारदात को अंजाम देने में जो आरोपी हैं उन्होंने किस प्रकार के हथियार का प्रयोग किया है, तो इन्होंने इस अपराध को लात मुक्का लाठी डंडों से किया है। अब क्या हुआ, हल्ला गुहार सुनकर बगल के राजू पुत्र शत्रुघ्न और गोपाल पुत्र श्री हीरालाल तथा गांव के लोग बचाने दौड़े। यानी कि यहाँ पर राजू और गोपाल जो हैं ये दो गवाही हो गए जिन्होंने अपने आँखों से इस घटना को देखा है और फरियादी को बचाया है। तो जब राजू और गोपाल तथा गांव के अन्य लोग सूरज को बचाने दौड़े तो हमलावर सूरज से कहा कि तुम अगर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाने जाओगे तो तुम्हें जान से मार दूंगा। तो यहाँ पर हमलावरों ने एक अपराध और किया है, जान से मारने की धमकी दिया है। अतः श्रीमान जी से अनुरोध है कि उक्त विपक्षी गणों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा करें। यहाँ पर प्रार्थी या शिकायतकर्ता लिख देंगे। जो भी शिकायतकर्ता हैं उनका पूरा नाम बल्दियत के साथ, निवास स्थान, थाना और जनपद लिखेंगे। इस पर शिकायतकर्ता को अपना सिग्नेचर भी कर देना है या अंगूठा लगाते हो तो अंगूठा लगा देना है, क्योंकि जब इस प्रार्थना पत्र से CCTNS पर FIR दर्ज कर दी जाती है उसके बाद में इस प्रार्थना पत्र को फेंका नहीं जाता है। ये प्रार्थना पत्र FIR के साथ में अटैच रहती है और CCTNS के पोर्टल पर इसको भी अपलोड किया जाता है। तो दोस्तों ये प्रार्थना पत्र एक मजबूत प्रार्थना पत्र हुआ। इसमें लगभग FIR दर्ज करने के लिए सारे तत्व मौजूद हैं। दोस्तों अब बात करेंगे कि जब आप इस प्रार्थना पत्र को थाने में देंगे तो इसमें कौन कौन सी धारा लगेगी।
इस एप्लीकेशन में मारपीट की भी बात की गई है, तो इस पर भी धाराएं लगेंगी। दोस्तों पहले मारपीट करने पर अगर साधारण चोट लगती थी तो आईपीसी की धारा 323 लगती थी। अब अगर मारपीट करने पर साधारण चोट लगती है तो बीएनएस की धारा 115(2) लगेगी। अगर हम बात करें सजा के प्रावधान की, तो पहले इसमें 1 साल के सजा का प्रावधान था या फिर 1000 रुपये जुर्माना, और बीएनएस में 1 साल की सजा या फिर 10,000 रुपये के जुर्माना का प्रावधान है। ये धारा नॉन कॉग्निजेबल है, गैर संज्ञेय अपराध है, बेलेबल है, जमानती अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है, यानी ट्राइबल बाई एनी मजिस्ट्रेट। दोस्तों मारपीट में अगर गंभीर चोट आती थी तो पहले आईपीसी के हिसाब से धारा 324 लगती थी, अब बीएनएस के हिसाब से 118(1) लगेगी। कोई फ्रैक्चर हो गया हो तो पहले आईपीसी के हिसाब से धारा 325 लगती थी, अब 117(2) लगेगी। कोई अंक कट करके अलग हो गया हो तो पहले आईपीसी के हिसाब से धारा 326 लगती थी, अब बीएनएस के हिसाब से धारा 118(2) लगेगी। जान से मार देने का प्रयत्न किया गया हो जानबूझ करके तो पहले आईपीसी के हिसाब से धारा 307 लगती थी और अब बीएनएस के हिसाब से धारा 109 लगेगी। अनजाने में इस तरह से चोट लग गई हो कि जान जाने का खतरा था तो पहले आईपीसी में धारा 308 लगती थी और अब बीएनएस में धारा 110 लगेगी। इस प्रार्थना पत्र में गाली गलौज का हवाला दिया गया है, तो पहले आईपीसी में गाली गलौज के लिए धारा 504 लगती थी, लेकिन जो अब नया कानून लागू हुआ है बीएनएस, इसके अंतर्गत गाली गलौज के लिए धारा 352 लगेगी। इसमें अगर आरोपी पर आरोप सिद्ध हो जाता है तो 2 साल का सजा का प्रावधान है। ये भी गैर संज्ञेय अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है, यानी जमानती अपराध है और इसका विचारण कोई भी मजिस्ट्रेट कर सकता है। आगे इस एप्लीकेशन में जान से मारने की धमकी देने की बात कही गई है, तो पहले आईपीसी में जान से मारने की धमकी देने के लिए धारा 506 लगती थी। दोस्तों अब नए कानून में धमकी के लिए 3 धाराएं बना दी गई हैं, 351(2), 351(3) और 351(4). अगर जान से मारने के बजाय कोई अन्य आपराधिक धमकी दी जाती है जो सामान्य होती है तो उसमें 2 साल की सजा या जुर्माना का प्रावधान है, या गैर संज्ञेय अपराध है, जमानतीय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा विचारणीय है। लेकिन अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है तो धारा 351(3) लगेगी। यह भी गैर संज्ञेय अपराध है, जमानतीय अपराध है, लेकिन ट्रायबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, यानी कि इसका ट्रायल प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहाँ चलेगा, जैसे एसीजीएम फर्स्ट। और इसीलिए जान से मारने की धमकी देने पर एफआईआर दर्ज होती है, ना कि एनसीआर। दोस्तों अगर कोई गुमनामी से धमकी देता है, यानी अपनी पहचान छुपा करके धमकी देता है, तो इसमें धारा 351(4) लगती है और इसमें 2 साल के सजा का प्रावधान है, इन एडिशन टू द पनिशमेंट अंडर सेक्शन 351 क्लाउज 1। ये गैर संज्ञेय अपराध है, बेलेबल ऑफेंस है और ट्राइबल बाई मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास है, यानी प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के यहाँ इसका ट्रायल चलेगा। तो दोस्तों जब आप ये प्रार्थना पत्र थाने में दें, आपकी रिपोर्ट दर्ज कर ली जाए, तो वहाँ पर आपको चिट्ठी मजरूबी मांगना है। आपको बताना है कि साहब हमको यहाँ पर चोट लगी है और हमको अपना मेडिकल जांच करवाना है। जो चिट्ठी मजरूबी थाने से बना करके दिया जाता है वो प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के नाम से दी जाती है। इसमें थाने प्रभारी द्वारा निवेदन किया जाता है कि ये फला मजरूब या मजरूबा हैं, इनको मेडिकल उपचार और रिपोर्ट के लिए थाने के फला व्यक्ति के साथ भेजा जा रहा है। अतः आपसे अनुरोध है कि मजरूब या मजरूबा का मेडिकल उपचार कराकर मेडिकल रिपोर्ट से अवगत कराने की कृपा करें। तो ये जो चिट्ठी मजरूबी होती है, इसी के पीछे डॉक्टर साहब आपके चोटों का जांच करके और उसके पीछे उसकी पूरी रिपोर्ट लिख देंगे। ये मेडिकल रिपोर्ट आपको ओरिजिनल नहीं दी जाएगी, बल्कि थाने का जो व्यक्ति, जैसे मान लो होमगार्ड या और कोई थाने का व्यक्ति जो आपको लेकर गया होगा, उसे मिलेगी। तो आप उनसे वहीं पर एक फ़ोटोकॉपी करवा कर ले लीजिए, नहीं तो थाने में आने के बाद ये बतौर साक्ष्य सीडी का पार्ट बन जाएगी।
तो आप इसकी फोटोकॉपी जरूर से प्राप्त कर लें और इस मेडिकल रिपोर्ट को किसी वकील साहब को दिखाकर संतुष्ट हो लें कि विपक्षी गणों के ऊपर जो मुकदमा पंजीकृत किया गया है वो मेडिकल के हिसाब से सुसंगत धाराओं में पंजीकृत हुआ है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि पुलिस विपक्षी गणों से आर्थिक लाभ लेकर आपके साथ पक्षपात कर देती है और चोट की गंभीरता के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा न लिखकर साधारण चोट में मुकदमा लिख लेती है। अगर ऐसा हो तो जो मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसकी कॉपी लगाकर और साथ में मेडिकल रिपोर्ट लगाकर सबसे पहले आप अपने क्षेत्र के सीओ के पास जाएं और एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपनी सारी बात बताएं, चोटों को दिखाएं, तो वहां पर उचित कार्रवाई की जाएगी। और अगर वहां भी कार्रवाई नहीं होती है तो एडिशनल एसपी के यहाँ जाएं और वहां पर भी अपनी सारी व्यथा बताएं और अपनी चोट को दिखाएं। वहां पर उचित धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए रिमार्क कर दिया जाएगा। लेकिन अगर वहां भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपने जिले के एसपी महोदय के पास जाएं, उनसे पूरी बात बताएं, अपने चोटों की गंभीरता को दिखाएं। वहां पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करने के लिए कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ आपको एक काम और करना है कि रजिस्टर्ड डाक के द्वारा प्रार्थना पत्र की कॉपी और मेडिकल रिपोर्ट को अटैच करके सभी उच्च अधिकारियों के पास जैसे सीओ, एएसपी, एसएसपी स्पीड पोस्ट कर दें और उसकी रिसीविंग अपने पास रख लें, क्योंकि ये आगे आपको बहुत काम आने वाली है। अगर पुलिस आपका मेडिकल नहीं करवाती है तो आप तत्काल सरकारी अस्पताल में जाकर या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर खुद करवा सकते हैं। ध्यान रहे कि आप खुद करवाएंगे तो आपका खर्चा लगेगा। वैसे अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे और कहेंगे कि हमको मेडिकल रिपोर्ट बनवाना है, हमको चोट लगी है, तो वो अगर एलिजिबल होंगे तो आपका बना देंगे। दोस्तों यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली बात है कि चोट लगने के तुरंत बाद आपको मेडिकल करवाना चाहिए, नहीं तो बहुत से घाव भर जाते हैं। आप चोटों की गंभीरता को दिखाने के लिए चोट की फोटो भी खींच सकते हैं। इसके जांच में देखा जाएगा कि चोट किससे पहुंचाया गया है, धारदार हथियार से मारा गया है कि कुंद हथियार से मारा गया है, घाव की साइज क्या है, सूजन कहां कहां पर है। अगर कोई खरोच होगा तो उसे भी लिखा जाएगा। सिर में चोट आई होगी तो सीटी स्कैन के लिए रेफर किया जाएगा। हड्डी फ्रैक्चर होने पर एक्सरे के लिए रिकमेंड किया जाएगा। और अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है और वो चोटिल है तो उसका अल्ट्रासाउंड भी हो सकता है। तो इस तरीके से आप थोड़ा जागरूक होकर एनसीआर को एफआईआर में यानी कि साधारण चोट में पंजीकृत मुकदमे को चोट की गंभीरता के अनुसार उचित धाराओं में बदलवा सकते हैं। इसके लिए और भी कई तरीके होते हैं। इस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उस लिंक पर क्लिक करके उन सभी तरीकों को जान सकते हैं और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करवा सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं दर्ज की जाती है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके बाबत हमने एक डिटेल वीडियो बना दिया है। उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप उसे क्लिक करके डिटेल में जान सकते हैं कि अगर आपकी एफआईआर थाने में नहीं दर्ज की जाती है तो आप दूसरे स्रोतों से किस प्रकार से आसानी से अपना एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। इसके अलावा एक फरियादी के तौर पर आपके क्या क्या अधिकार होते हैं, इसके बाबत भी हमने एक वीडियो बना दिया है। उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप वहां क्लिक करके आसानी से अपने अधिकारों के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी एक डिटेल वीडियो मारपीट में चोटिल, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी देने पर मजबूत प्रार्थना पत्र लिखने और इसके एक समग्र विश्लेषण के बारे में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड तो टाइप कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, तुरंत रिप्लाई किया जाएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल कंटेंट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।